हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफआईआर। एफआईआर मतलब साधारण भाषा में जिसको अपन कहते हैं मुकदमा दर्ज करवाना। और आज मैं एफआईआर के बारे में बहुत सिंपल बात करूंगा जो एक नॉर्मल आदमी को समझ में आ जाए। और अगर उसके बाद में अपन कोई कानूनी बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा वीडियो होगा वह अपन लीगल पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए मेरा मैसेज देना चाहता हूं जो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस मुकदमा दर्ज कब करती है और कैसे करती है, और जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे प्राप्त होती है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई। एक मैं आपको बात बता दूं कि गांव में साधारण व्यक्ति जब कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जाता है तो वो थाने पे जाता है, थाने पे रिपोर्ट देता है। एक परिवार लेके जाता है जो अपने हाथ से या कंप्यूटर टाइप से करवा के लेके जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद पुलिस उनको कहती है कि आप चले जाओ, आपका मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने ये लोगों से सुना है, देखा भी है। और लोग वापस आने के बाद ये कहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो गया, जबकि उनको ये पता नहीं है कि हमने पुलिस में जो परिवार दिया था एक लिखित रिपोर्ट, वह कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के लिए एक कानूनी प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज होती है। उसके बारे में आपको बताऊं, एफआईआर के लिए हमारे कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि एफआईआर हम किसे कहेंगे। हाँ, एफआईआर का मतलब होता है प्रथम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिकी। यानी किसी संज्ञेय अपराध के बारे में। संज्ञेय अपराध का मतलब, यह संज्ञेय अपराध का मतलब यहां पर यह है, एक सामान्य जानकारी के लिए समझ लेना है। लीगल पॉइंट के लिए हम आगे पढ़ेंगे सीआरपीसी में, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि संज्ञेय अपराध का मतलब होता है वह अपराध जिसमें 3 साल या उससे अधिक की सजा है। ऐसी कोई धारा का अपराध किसी ने किया है जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल या उससे अधिक का है, तो उसमें हम एक रिपोर्ट लेके पुलिस को देते हैं और पुलिस उसमें एफआईआर लॉन्च करती है। एफआईआर लॉन्च के बारे में सीआरपीसी की धारा 154 में प्रावधान है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि एफआईआर ही होगी। यह उसके जो पॉइंट्स हैं, जो लिखित बात है, उससे जो इत्तला दी जाती है संज्ञेय अपराध के बारे में भार साधक अधिकारी को जो इत्तला दी जाती है उसी को हम एफआईआर कहते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद थाना अधिकारी के पास आप जाते हैं ना, तो एक परिवार लेके जाते हैं तो आप मौखिक रूप में भी जा सकते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, लिखित में नहीं लेके जा सकते हैं, तो पुलिस को जाके मौखिक रूप में आप इत्तला देते हैं। पुलिस उसी को खुद भार साधक अधिकारी, भार साधक अधिकारी का मतलब होता है उस थाने का सुपीरियर इंचार्ज जो भी होगा, लेकिन कानून के अनुसार भार साधक अधिकारी का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर के ऊपर का अधिकारी या सब इंस्पेक्टर। अब सब इंस्पेक्टर वहां पर नहीं है तो वहां पर इंचार्ज तो कोई होगा, उसको आप रिपोर्ट दोगे। अब बात यह है कि क्या एक हेड कांस्टेबल या एक कांस्टेबल भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है या दर्ज कर सकता है? तो कांस्टेबल तो कदापि नहीं। हेड कांस्टेबल जब तक नहीं लॉन्च करेगा जब तक उसके ऊपर का कोई अधिकारी वहां उपस्थित है। अगर नहीं है और ऐसी सिचुएशन है और हेड कांस्टेबल को चार्ज दे रखा है तो वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। धारा 154 सीआरपीसी में यह कहा गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना संबंधित थाने अधिकारी को दी जाती है और वह उस परिवार को लेखबद्ध करता है। अगर कोई व्यक्ति मौखिक में जाता है लेके, तो वह थाने का भार साधक अधिकारी खुद लिखेगा या उसके निचला जो भी अधिकारी होगा उसको कहेगा लिखने के लिए। लेकिन सामान्य जानकारी में यह होता है धरातल पर कि भार साधक अधिकारी कभी नहीं लिखता है, क्योंकि वह तो साहब होते हैं और उनके नीचे जो होते हैं, जो कंप्यूटर टाइपराइटर होते हैं, उनको देते हैं और वह दर्ज करते हैं। उसके बाद उसमें सेक्शन लगाते हैं, धारा लगाई जाती है, अपराध का विवरण दिया जाता है, और उसके बाद जिसने मौखिक सूचना दी है उसको पढ़कर सुनाया जाता है और कहा जाता है कि आपने जो बोला वो यही है। उसके बाद उसके साइन करवाए जाते हैं और उसकी एक कॉपी पुलिस निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री में देगा जिसने शिकायत की है शिकायतकर्ता को। अब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि वह आप एक इन्वेस्टिगेशन जो अन्वेषण कर रही है पुलिस, जिसको अपन कहते हैं कि पुलिस सामान्य बिना लॉ की भाषा में जांच भी कहते हैं, लेकिन वो शब्द सही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण,
यानी अपन कहते हैं तफ्तीश करना, तफ्तीश शुरू करती है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही करती है। अब बाहर से अधिकारी के पास जाते हैं, अगर आप लिखित में लेके, तो क्या होगा, लिखित में लेके जाते हैं तो बाहर से अधिकारी उसी को टाइप कर देगा और उसके ऊपर साइन करवा के अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी वापस कर देगा। अब मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जब थाने में जाते हैं तब थाने का बाहर से अधिकारी वो रिपोर्ट लेने के बाद एक उस पर मुहर लगाता है थाने की, थाना अधिकारी नाम लिखा रहता है, उस पर उसके साइन होते हैं और एक कंप्यूटराइज कॉपी होती है जिसमें ऊपर धाराएं लिखी रहती हैं, अभियुक्त का नाम लिखा रहता है, टाइम लिखा रहता है, घटना की रिपोर्ट लिखी रहती है। वो कॉपी अगर आपको मिलती है तो आप मान लो कि एफआईआर दर्ज हो गई, वरना कभी एफआईआर नंबर स्पष्ट शब्दों में लिखे रहते हैं तब माना जाता है कि एफआईआर दर्ज हुई। सामान्य आप कॉपी दे के आते हैं और पुलिस के पास वो एफआईआर दर्ज नहीं होती। मान के चलो आप पुलिस के पास गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से दरोगा साहब ने मना कर दिया, यानी इंचार्ज साहब ने मना कर दिया, तो क्या हुआ, तो आपके पास ये अधिकार है कि धारा 154(3) के तहत आप वही जो कॉपी उन थानेदार साहब को दी है वह या तो खुद जाकर एसपी साहब को दे सकते हैं, यानी संबंधित पुलिस अधीक्षक को, या आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, ये भी आपके पास अधिकार है। अब फर्स्ट अधिकार है कि एफआईआर दर्ज थाना अधिकारी ने नहीं की तो आप एसपी साहब के पास जाओगे। एसपी साहब के पास ये पावर है कि वो खुद उस मामले को देखेगा कि संज्ञेय है या नहीं। मामला संज्ञेय बनता है तो एसपी साहब खुद अन्वेषण कर सकते हैं या किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को ये निर्देश दे सकते हैं कि इसमें तफ्तीश शुरू करो। सामान्य ये होता है कि एसपी साहब कभी कुछ मामले में अन्वेषण नहीं करते हैं, हमेशा वो थाने को, संबंधित थाने को निर्देश देते हैं कि वो लॉज कर दो। अब मान के चलो आप एसपी साहब के पास गए और एसपी महोदय ने भी एफआईआर दर्ज करने में इंटरेस्ट नहीं लिया, यानी आपकी एफआईआर लॉज नहीं हुई। हो सकता है नेताओं का फ़ोन आ जाए, हो सकता है कोई अप्रोच और आ जाए, हो सकता है उसमें पर्सनल इंटरेस्ट हो किसी का, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन गरीब लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एसपी साहब नहीं करे तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास एक अधिकार और है, वो सबसे अच्छा अधिकार है जिसमें ना नेताओं की चलती है ना पुलिस की चलती है, वो है आपके पास मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार। यानी आप एक वकील के माध्यम से धारा 156(3) में इस्तगासा पेश करते हैं मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासे में आप लिखते हैं कि हम थाने पे गए, एसपी महोदय से मिले और हमारी कोई कंप्लेन नहीं दर्ज हुई, एफआईआर लॉज नहीं हुई, इसलिए हम आपके पास आए। और मजिस्ट्रेट उस तथ्यों को देखने के बाद संबंधित थाने के भारसाध अधिकारी को निर्देश देगा कि इसमें तफ्तीश करो, एफआईआर लॉज करो और तफ्तीश शुरू कर दो, यानी इन्वेस्टिगेशन आप प्रारंभ कर दो, और पुलिस का भारसाध अधिकारी उसको दर्ज करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। अब संज्ञेय अपराध नहीं है तो क्या होगा, एफआईआर तो मैंने कहा संज्ञेय अपराध में होती है, 3 साल की ऊपर की सजा है या 3 साल की है तो एफआईआर दर्ज होगी, नहीं तो क्या होगा। तो उसके लिए आपके पास एक प्रावधान है कि अगर 3 साल से कम सजा का प्रावधान है, उसको आम व्यक्ति को थोड़ी पता है किस धारा में कितना सजा है, वो सीधा थाने पे पहुंच जाता है, तो थाना अधिकारी उसकी एक रिपोर्ट लेता है, वो एफआईआर नहीं होती है, वो 155 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक एनसीआर दर्ज करता है और उसको कहता है कि आप संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ और वहाँ से एक ऑर्डर करवाओ, और वो ऑर्डर जब मजिस्ट्रेट साहब करेंगे तब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी उससे पहले हम नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास भी 155 में पावर है, मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को देखेगा और देखने के बाद थाना अधिकारी को भेज देगा। अब थाना अधिकारी के पास जैसी रिपोर्ट आती है तो थाना अधिकारी के पास इन्वेस्टिगेशन यानी मौका मुआयना करना, मौके पे जाना, सब कुछ कर सकता है विदाउट वारंट, गिरफ्तारी के अलावा, यानी गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक कोर्ट वारंट जारी नहीं कर दे उसको गिरफ्तार करने का। लेकिन संज्ञेय अपराध में अगर एफआईआर दर्ज पुलिस करती है तो पुलिस के पास वो सब पावर होते हैं कि वो तुरंत घटना स्थल पर जाए, तुरंत मुलजिम को पकड़े, उसके खिलाफ चालान पेश करे, कोर्ट में भेजे। ये सब अधिकार पुलिस के पास एब्सोल्युटली पावर मिल जाते हैं, जिसमें कोई रोक टोक नहीं, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बिना फालतू का इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये पुलिस का राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन में क्या रिजल्ट देती है, और पुलिस के पास ये भी पावर है कि एफआईआर दर्ज हो गई
कितने लोगों के खिलाफ आपने नामजद FIR करवाई है, कितनों के खिलाफ नहीं करवाई। हो सकता है आपने 2 लोगों के खिलाफ करवाई, 2 की नहीं करवाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 लोगों के खिलाफ करवाई उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है, उन्हीं के खिलाफ चालान पेश होगा। नहीं, पुलिस और भी नाम जोड़ सकती है। और आपने ज़्यादा लोगों का नाम बताया और तफ्तीश में निकल कर यह आया कि वो उस घटना में नहीं था, तो पुलिस उसमें नाम हटा भी सकती है। ये पुलिस का अगला पावर अपन इन्वेस्टिगेशन में पढ़ेंगे। लेकिन आज ये FIR दर्ज करने की मैंने प्रक्रिया बताई। उसके बाद क्या बताएं? उसके बाद ये बताया कि पुलिस ने FIR दर्ज हो गई और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया। कई बार क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ पहले करती है। ये होता था, पुलिस क्या करती थी, अपन रिपोर्ट लेके जाते थे संज्ञेय अपराध की, और पुलिस कहती थी हम घटना देखेंगे, घटना से हमें पता चलेगा कि ये संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं बनता है, यानी हम पहले मौका देखेंगे फिर FIR दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ललिता कुमारी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के फैसले में ये साफ साफ कह दिया कि पुलिस की ड्यूटी है वह FIR दर्ज करे। पहले FIR दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तो है कानून, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर वो नहीं करती है और पहले मौका देखती है, यानी पहला घटना स्थल देखने जाती है, तो वह किसी तरह से जायज़ नहीं है। और इसी को कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस के पास ये भी पावर है कि संज्ञेय अपराध में अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने आता ही नहीं है और बाई मीडिया, बाई वे किसी से, एनी पर्सन से जो जानता ही नहीं है, वह भी पुलिस को ये कह दे कि वहाँ पर संज्ञेय अपराध घटा है, तो पुलिस के पास ये ड्यूटी है कि वह उस घटना स्थल पर तुरंत पहुँचे और उस घटना का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करे। यानी पुलिस को बिना सूचना, बिना रिपोर्ट दिए भी पुलिस संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करेगी, ये पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस FIR दर्ज होने से पहले मौका मुआवना कभी नहीं करेगी, ये पुलिस के पास कोई राइट नहीं है। ये मैंने आपको FIR के बारे में बताया है। और FIR के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट यही होती हैं, और आम आदमी के साथ यही बीतता है कि वो रिपोर्ट दे के आते हैं और FIR दर्ज नहीं होती है, और पुलिस वाले कहते हैं बाबा आप जाओ, आपका मुकदमा दर्ज हो गया, यहाँ साहब यहाँ नहीं है। लेकिन FIR दर्ज करवाना आपका मूल अधिकार है और आप करवाएंगे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आएगा वो पुलिस पे छोड़ दो, वो पुलिस ही करेगी। लेकिन FIR दर्ज करने से पुलिस कदापि मना नहीं कर सकती। अब एक स्पेशल पावर है महिलाओं के लिए। मैं उनके लिए मैंने कहा था कि मैं एक महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न के बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो एक इस धारा में JS वर्मा कमेटी की अनुशंसा पर 2013 में एक अमेंडमेंट करके 154 में जोड़ा गया क्लॉज की 154 क्लॉज 1 का प्रोविजो में जोड़ा गया है, जिसमें उपबंध किया गया है कि महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होंगे उसमें खास अपराधों के नाम भी बताए हैं कि 326 क और ख, मतलब महिलाओं पे तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। 354 A B C D महिलाओं के साथ छेड़छाड़, पीछा करना या प्राइवेट जगह पर महिलाओं का फोटो लेना या उनको अश्लील वीडियो दिखाना या सेक्सुअल हैरासमेंट या इसी तरह का कोई वीडियो दिखाना या उनसे डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, ऑल आर हैरासमेंट कहलाएगी। ऐसा कोई मुकदमा आता है या 376 A B C D E इससे संबंधित आता है, यानी बलात्कार से संबंधित कोई मुकदमा आता है महिलाओं के खिलाफ, या 509 अंग भंग करने से महिलाओं को कोई डराने धमकाने की अगर कोई धमकी देता है, तो ऐसे मामले अगर महिला दर्ज करवाने जाएगी तो ये स्पेशल प्रावधान कर रखा है कि महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी महिला होगी उसके द्वारा ये लेखबद्ध किया जाएगा, यानी पुरुष अधिकारी के द्वारा नहीं। फर्स्ट बात। सेकंड बात, इसमें एक चीज़ और कर दी गई है, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी कहा गया है कि महिला अधिकारी तो वहाँ होना ही होना है और महिला अधिकारी की ही देख रेख में वह लेखबद्ध किया जाएगा। अगर महिला अधिकारी, दूसरी बात एक और है इसमें कि अगर 354 A B C D यानी महिलाओं के छेड़छाड़ या बलात्कार से संबंधित, इसमें एसिड अटैक नहीं, या ऐसा कोई मामला आता है और वो महिला या तो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, विकलांग है, मानसिक या शारीरिक रूप से, स्थायी या अस्थायी रूप से कैसे भी करके वो कम बुद्धि की या पागल या आप शारीरिक मानसिक रूप से या विकलांग है, और ऐसी कोई महिला है जिसके विरुद्ध यह अपराध घटित हुआ है, तो महिला अधिकारी तो वो नहीं है, वो तो तय है।
लेकिन उसके साथ एक चीज़ और लिख दी है कि ऐसी अगर चीज़ें पाई जाती हैं तो पुलिस उनके घर पर जाकर उनके बयान, स्टेटमेंट लेखबद्ध करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। अगर वो व्यक्ति जो पीड़ित महिला है वो कह देती है कि मैं घर पे नहीं, किसी मेरी अच्छी जगह सहूलियत के हिसाब से जहाँ मुझे लगे कि वहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं वहाँ बयान दे सकती हूँ, तो उसी जो उसने चॉइस जगह की है उस जगह पर जाएगी और वहाँ पर पुलिस जाएगी और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन वहाँ पर जाने के साथ अगर ऐसा गूंगा बहरा है, मैंने कहा आपको मेंटली या फिजिकली है या कुछ समझ नहीं रहा है, तो उस जगह अब पुलिस जा रही है तो वहाँ पर भी एक प्रबोधक को लेके जाएगी जो उस चीज़ को एजुकेटेड हो, जो उस चीज़ को समझ सके, वो इशारा करे, उसकी बात को समझ सके, उसकी बातों को समझने वाले व्यक्ति को लेके जाएगी और उसके कहने पर वो एफआईआर जैसा वो बोलेगी उसके अनुसार ही एफआईआर दर्ज करेगी और वो उसकी लैंग्वेज को समझने वाला भी होना चाहिए। पुलिस उसके बाद उस जो स्टेटमेंट दे रही है, संकेतों के द्वारा दे रही है, तो पुलिस उसका वीडियोग्राफी भी बनाएगी और उसके बाद 167 के जो बयान होते हैं जिस पे हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे, उसके तहत उस फिजिकली व्यक्तियाँ जो डिसेबल है, जो आपको मेंटली है, उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष 167 के बयान करवाने के लिए लेके जाएंगे और वहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वीडियोग्राफी होगी और उसके स्टेटमेंट को द्विभाषी को लेके जाएंगे जो उसको समझ सकता है, उसके संकेतों को समझ सकता है। क्योंकि गूंगे और बहरे या जो लोग होते हैं उनकी हर कोई भाषा नहीं समझ पाता है। वही व्यक्ति जो समझता है जो उसके साथ रात दिन रहता है, या वो समझता है जो इसका मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा प्राप्त की है। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद वो एफआईआर के बारे में जैसा बोलेंगे वैसा लिखा जाएगा और ये सामान्यतः होता है। और मैं ये कहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुकदमा दर्ज होती है, एफआईआर जो दर्ज होती है वो हमेशा रजिस्टर्ड होती है, उसमें एफआईआर नंबर होते हैं, दिनांक होती है, घटना स्थल का नाम होता है, शिकायतकर्ता का नाम होता है, उसके बयान होते हैं, वो सब कुछ पुलिस के पास आप लेके जाते हैं। जब रिपोर्ट बना के तो पुलिस वो रिपोर्ट दर्ज करती है, उसमें लिखती है और जो कॉपी आपने हाथ से लिख के दी है या कंप्यूटर टाइप करके आपने पुलिस को रिपोर्ट दी है उस पर आपके साइन होते हैं और वो हमेशा हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है उसके एफआईआर के पीछे लगाकर पुलिस कोर्ट में पेश करती हैं और एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद ये एफआईआर मजिस्ट्रेट के पास पुलिस भेजेगी। ऐसा भी एक लॉ में प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 157 में कि इमीडिएटली यानी जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र एफआईआर लॉज होते ही संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी, जिसके पास ये ट्रायल करने का अधिकार है उसके पास ये भेजेगी ताकि एफआईआर की कॉपी उनके पास। महिलाओं से संबंधित एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन नहीं चढ़ती है जिनके विरुद्ध अपराध है, और बाकी कोई अपराध है तो उसकी कॉपी आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाना ही है। तो मैंने आपको एक साधारण भाषा में बताया है कि एफआईआर दर्ज होने का तरीका, एफआईआर दर्ज कब हुई माना जाता है। गाँव के हर व्यक्ति के साथ यही होता है। गाँव की ज़्यादातर एफआईआर दर्ज नहीं होने का कारण ही यही है कि वो रिपोर्ट लेके जाते हैं, पुलिस ले लेती है, 2-3 दिन बात को ठंडी हो जाती है, उसके बाद उस बात का कोई मतलब नहीं रहता है, उसकी ऑल आर चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब कोई बलात्कार जैसे मुकदमे या छेड़छाड़ जैसे मुकदमे होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, उनमें टाइम लगता है, एफआईआर लॉन्च करने में टाइम लगता है। और एफआईआर टाइम इसलिए लगता है कि वो समाज के बारे में सोचते हैं, वो घर परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हो सकता है उस बारे में बात करने के बाद उनको लगे कि एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। 2-3 दिन वेट इसलिए किया कि वो परिवार का मैटर था, कोई बाहर था, कोई यहाँ नहीं था, या समाज में बैठकर कोई बात होनी थी, तो ऐसी चीज़ों में डिले होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज होना कोई एफआईआर की वैल्यूशन यानी एफआईआर की जो बात है उसको कम नहीं करती है कि आपने इतना लेट क्यों करवाया। अगर ऐसे मुकदमों में ये स्वाभाविक है कि वो लेट होना ही होता है। ये मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको बहुत कम समझ है, जिनको एफआईआर दर्ज करने का तरीका पता नहीं है, उनके बारे में मैंने ये बताइए ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सको। एफआईआर दर्ज कैसे होती हैं और उसके बाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद की जो प्रक्रिया है, अगर उसके बारे में भी मैं आगे बताता रहूँगा। और मैंने एक साधारण जानकारी दी है ओनली फॉर, इसमें कोई मैंने ज़्यादा कानून की बात नहीं की। अगर कानून की बात या कोई लॉ स्टूडेंट या ऐसे कोई जो इसके बारे में लीगल जानकारी ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं बाई एक्ट के द्वारा, तो मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा जैसे आपकी रिक्वायर होगी। और फिलहाल